हेलो एवरीवन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा क्लास 12th का जो एनुअल एग्जामिनेशन 2022 मार्च के लास्ट वीक में लिए जाने की संभावित तिथि जो तय की गई है, उसी संदर्भ में हम इस वीडियो में क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी के मॉडल सेट 5 के डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस का आंसर्स सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस का आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आंसर्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यह जो क्वेश्चन पेपर है वह तैयार किया गया है JCERT रांची के द्वारा तैयार किया गया है। सब क्लास 12th है, सब्जेक्ट बायोलॉजी है, 35 फुल मार्क्स है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम लोग यह देखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में सारे क्वेश्चन जो हैं आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चंस, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर्स करना है और इसमें एक वर्ड या एक सेंटेंस में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करना है। सबसे फर्स्ट में है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है या किसे कहते हैं? वैसा प्रोसेस जिसमें कोई एक वाटर बॉडी जैसे रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, हाई कंसंट्रेशन में न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे नाइट्रेट्स हो गया, फॉस्फेट्स हो गया, ये न्यूट्रिएंट्स है, प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। हिंदी में इसे सुपोषण कहते हैं। तो हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद आप इसे लिख लें या आप स्क्रीन शॉट ले लें, तो इसके लिए आपको पूरा समय मिल जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे बंगाल का टेरर कहते हैं? बंगाल का आतंक, टेरर मीन्स आतंक, किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आइकॉर्निया क्रैसिप्स, जिसे वाटर हाइसिंथ इस मतलब कहते हैं। इसे हम बंगाल का टेरर कहते हैं। जब ये कंप्यूटर में लिखा हुआ है तो इसे इटैलिक्स में लिख दिया गया है। इनफैक्ट वाटर हाइसिंथ कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम ये है। हाथ से जब आप लिखेंगे तो अलग अलग दोनों को अंडरलाइन करेंगे। तब इसे बंगाल का टेरर क्यों कहते हैं? इस प्लांट के फूल की खूबसूरती के वजह से बंगाल के वाटर बॉडी जलाशय में इसे लाया गया था, लेकिन यह देखा गया कि बहुत ही कम समय में यह प्लांट पूरे वाटर बॉडी पर फैल गया। जितना तेज़ी से इसे हटाया जा रहा था उतना ही तेज़ी से ये फैल रहा था। इसी वजह से इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। और इसका हिंदी मीडियम में क्या होगा, बस आप यही लिख दे सिंपली, है ना। इसे जलकुंभी भी कह सकते हैं। PCR का फुल फॉर्म क्या होगा? PCR का फुल फॉर्म होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह एक प्रोसेस है जिसमें किसी जीन या DNA फ्रेगमेंट को काफ़ी कम समय में बहुत सारा नंबर या कॉपी बना लेते हैं, तो इसे हम बोलते हैं PCR। इस प्रोसेस को बोलते हैं। स्नो ब्लाइंडनेस एक पेनफुल कंडीशन है, मतलब आँख में जो दर्द होता है उसी को बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। होता क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, परावैंगनी विकिरण जब हमारे आँख के कॉर्निया पर पड़ता है तो कॉर्निया के सेल्स जो होते हैं वो डेड होने लगते हैं, मरने लगते हैं, जिस वजह से कॉर्निया में सूजन और जलन होने लगता है। और उसके वजह से क्या होता है, आँख में दर्द होता है। इसी पेनफुल कंडीशन को बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। तो ये हमारे शरीर के आँख जो एक ऑर्गन है उससे संबंधित है, स्नो ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किस मुद्दे से संबंधित है? हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में ओजोन लेयर होता है और ये ओजोन लेयर हार्मफुल रेडिएशंस को पृथ्वी तक आने से रोकती है, ओजोन लेयर। लेकिन क्या है कि कुछ गैस है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो ये गैस है जिसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है, और ये ओजोन को तोड़ते हैं। तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर कुछ कंट्रीज हैं, मतलब कई देश जो हैं, कई कंट्रीज का एक मीटिंग हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। और वे सारे कंट्रीज इस बात पर सहमत हुए थे, एग्री हुए थे कि CFC को एटमॉस्फेयर में कम से कम रिलीज करे, मुक्त करे। इसी ट्रीटी संधि को हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कनाडा एक कंट्री है, कनाडा में मॉन्ट्रियल एक जगह है, वहाँ पर यह हुआ था, इसलिए इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ओजोन की जो थिकनेस है, मोटाई है, उसे हम किस में मापते हैं, किस यूनिट में मापते हैं? तो इसका आंसर होगा डॉप्सन यूनिट।
डॉप्सन यूनिट में हम इसे मेजर करते हैं। दो अलग अलग स्पीसीज है, जाति है, और दो अलग अलग स्पीसीज के दो पॉपुलेशन, दो आबादी जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करे, जहाँ दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाए, तो उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं, हिंदी में सहजीविता कहते हैं। जैसे लाइकेन, लाइकेन में क्या होता है, एक एल्गा एक फंगस होता है, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं, तो इस तरह से म्यूचुअलिज्म जो है लाइकेन में म्यूचुअलिज्म देखा जाता है। और अब है ग्रुप बी के क्वेश्चन। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस ही आपको मतलब 5 टोटल क्वेश्चंस का आंसर, मतलब टोटल 5 क्वेश्चंस का आंसर्स आपको करना है। किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मॉडिफिकेशन करे तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स से हमें गुजरना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई एक जीन है और उस जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन को ट्रांसफ़र किए हैं तो उसे बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें उस डीएनए को पहचानना होगा जिसके अंतर्गत वो डिजायरेबल जीन है, वो उपयोगी जीन है। बाद में क्या करेंगे, डीएनए में से जीन को काट लेंगे और उसके बाद होस्ट मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो होस्ट या ऑर्गेनिज्म है वह सेल भी हो सकता है, तो होस्ट में जो डीएनए है मीन्स एलियन डीएनए है या जीन है, उसे हम उसके प्रोजेनी संतान में भी ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख लें कि ये इंग्लिश में था और ये इसका हिंदी हो गया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 9th क्वेश्चन है। जीएम प्लांट मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। कोई जीन है, जिस जीन को हम किसी प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो जिस प्लांट में हम जीन को ट्रांसफ़र किया उस प्लांट को बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स। उसके क्या उपयोग हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के तहत हम वैसे फसल को बना सकते हैं जो एबायोटिक स्ट्रेस, तनाव जो होते हैं उनसे उसको ये बर्दाश्त कर सके, टॉलरेंट हो, केमिकल पेस्टिसाइड्स पर निर्भरता को कम कर सके और भोजन का जो पोषणिक स्तर है उसमें हम वृद्धि कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको हिंदी में इस तरह से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10th है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किस तरह से उपयोगी है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। एक एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर, विशेष जगह को पहचानते हैं, उसके बाद डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर कट करते हैं। कट इस तरह से कट करते हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट बनता है उसको दोनों एंड्स पर सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स बनते हैं मीन्स, और सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स को स्टिकी एंड्स कहते हैं। फिर इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल हम वेक्टर डीएनए को काटने में करते हैं, तो वहाँ पर भी जो वेक्टर डीएनए का छोटा सा पार्ट होता है वो कट जाता है और बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से वेक्टर डीएनए और जो डीएनए फ्रेगमेंट उसको हम जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। तो इस तरह से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने में हेल्पफुल है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी सिंपली हम उसे कह देते हैं। इसका कुछ एग्जांपल क्या हो गया, तो ये एक एग्जांपल हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ये हो गया इक्वार फर्स्ट। तो इस तरह से आप इंग्लिश में देखिए इसका आंसर हो गया और यहाँ पर आप इसका देख लीजिए कि यहाँ पर ये इसका हिंदी में आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बायोपेस्टिसाइड्स का नाम लिखें। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं या उनके उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, जो क्या करते हैं कि पेस्ट मीन्स कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिसे पीरक कहते हैं, उस पीरक या इंसेक्ट्स को मार देते हैं, तो उसे बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, बैसिलस थ्यूरेंजाइंसिस और बैक्टीरियो वायरस, ये कुछ ऐसे हैं बायोपेस्टिसाइड्स हैं जिनकी सहायता से हम जो पेस्ट हैं, पीरक हैं, उसे हम मार सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि एक इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, वहाँ पर प्रोड्यूसर के रूप में कौन है, तो ग्रास है। ग्रास को कौन खा जाता है, तो एक प्राइमरी कंज्यूमर है जिसे बोलते हैं ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन खाता है, तो ग्रास होपर को खाता है फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, और स्नेक को हॉक, पीकॉक या ईगल इस तरह से खाता है। तो ये है फूड चेन। तो फूड चेन क्या है, ऑर्गेनिजम्स का एक लीनियर सीक्वेंस है या लीनियर चेन है। अब क्या है कि ये फूड चेन हो गया, और फूड चेन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हुए फूड और एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है।
दो या उससे अधिक फूड चेन्स का जो वेब होता है, मीन्स जाल होता है, उसे फूड वेब कहते हैं। फूड चेन में अगर मान लेते हैं कि ये अगर नहीं है, कोई एक ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन नहीं है, तो इसे फिर भोजन नहीं मिल पाएगा, तो इस तरह से फूड चेन अनस्टेबल हो जाएगा और स्थिर हो आएगा। फूड वेब में इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई एक ऑर्गेनिज्म या उसके पॉपुलेशन नहीं है, तो जो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को खाता तो उसे किसी दूसरे फूड चेन से फूड मिल जाएगा। तो इस तरह से फूड वेब जो है वह अनस्टेबल नहीं होगा। फूड चेन दो प्रकार के होते हैं, ग्रेजिंग या डेट्रिटस टाइप के, और फूड वेब जो है इस तरह के कोई इनके प्रकार नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हिंदी में भी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर ध्यान से हमें देखना है, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। जो 13th क्वेश्चन है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स इस तरह के होते हैं ना, ये पिरामिड बन गया है, बेस पर कौन होता है, प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है ना, टॉप कंज्यूमर, इस तरह से इसे बोलते हैं अपराइट, और इसका उल्टा होता है इन्वर्टेड। तो पिरामिड्स जो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, एक होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये और ये अपराइट इन्वर्टेड दोनों होते हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है, वह हमेशा होता है अपराइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वह प्रोड्यूसर के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर क्वेश्चन है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो प्रकार के होते हैं। तो इनमें से कौन है जो स्लोअर प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। सबसे पहले समझना है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। वैसा प्रोसेस जिसमें कम्युनिटीज़ के कई सीरीज एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे और सबसे लास्ट में आते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। जो सबसे लास्ट में आता है कम्युनिटी, उसे बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी या स्टेबल कम्युनिटी कहते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन वैसे जगह पर स्टार्ट होता है जहाँ पर पहले से कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है या नहीं था पहले भी, और इस तरह से वहाँ फर्टाइल सॉइल होगा नहीं, इसलिए वहाँ पर कम्युनिटी को डेवलप होने में बहुत अधिक समय लग जाएगा सेकेंडरी का सक्सेशन के तुलना में। तो इस तरह से इसका आंसर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा लंबा लंबा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जब किसी एक जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन को ट्रांसफ़र किया गया उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और अगर प्लांट में हम जीन को ट्रांसफ़र करते हैं तो बोलेंगे जीएम प्लांट्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। किस तरह से उपयोगी है, तो इससे पहले ही हम लोग देखें इसका आंसर। हिंदी में है और ये इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसका मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन लेकर के किसी एक ऑर्गेनिज्म का जीन लेकर के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, क्या इसके हानिकारक इफेक्ट, हानिकारक प्रभाव हैं? हाँ, हो सकते हैं, होते हैं बल्कि। तो जो नैतिक मुद्दे हैं, उन नैतिक मुद्दे को हम लोगों को डिस्कस करना है। इसमें तो कुछ इस तरह का खास है नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर देख ले ठीक से, क्योंकि आपको लिखना होगा, नोट करना होगा या स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो ये इंग्लिश में हो गया और यहाँ तक जो है आपका हिंदी में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उनके क्या कॉजेज हैं, क्या कारण है। सबसे पहले समझना है ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। जब अर्थ का मीन टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान में वृद्धि हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये हम लोगों को किस तरह से प्रभावित करता है, क्या इसे नियंत्रित करने की ज़रूरत है? हाँ है। ग्लोबल वार्मिंग के क्या सब कारण है? फॉसिल फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोल, कोयला वगैरह को जलाना, है ना, इससे CO2 गैस निकलता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। डिफॉरेस्टेशन, जंगल की कटाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, ये सब है ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज, कारण। इसका अफेक्ट क्या होता है हम लोगों पर? ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, पोलर आइस कैप्स, बर्फ़ वगैरह पिघलने लगते हैं, और अब कई साल के बाद जो कई वर्ष के बाद समुद्र के स्तर बढ़ जाते हैं, जिससे कई तटीय क्षेत्र जो हैं वह डूब जाते हैं, डूब जाएंगे, और इसे नियंत्रित करने की ज़रूरत है। हाँ, कैसे करेंगे नियंत्रित? तो इसे जो है नियंत्रित करने का जो उपाय है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, डीजल, पेट्रोल, कोयला वगैरह है, उसको हम उसका इस्तेमाल कम से कम करेंगे या उसके इस्तेमाल को कम करेंगे।
एनर्जी यूजेज जो है उसके एफिशिएंसी में सुधार करेंगे, अधिक से अधिक पौधों को लगाएंगे और मानव की आबादी को नियंत्रित करेंगे, या उस मानव की जो आबादी जो बढ़ रही है उसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि जो कोई इकोसिस्टम है तो उसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स 3 प्रकार के होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स वे हैं जो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं। कंज्यूमर्स मोस्टली एनिमल्स होते हैं जो तीन चार प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स कौन क्या होते हैं? ये सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। ये बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह जो होते हैं वो सब आते हैं डिकम्पोजर्स के अंतर्गत आते हैं। तो उसके बाद है कि इकोसिस्टम का जो एबायोटिक फैक्टर्स या जो कंपोनेंट्स है उनमें क्या आते हैं? तो एबायोटिक फैक्टर्स या जो कंपोनेंट्स होता है उनमें फिजिकल इन्वायरमेंट के मटेरियल्स और फैक्टर्स आते हैं। इसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आता है, ऑर्गेनिक रिमेंस आता है, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, किसी जगह के जो भौतिक विशेषताएं होता है उनको भी इसमें रखा जाता है। तो ये तो इंग्लिश में इसका आंसर हो गया। अब इसका हिंदी में हम लोग आंसर देखेंगे। तो थोड़ा सा ये चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसलिए इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन जो है आपका मैच करने वाला है, मिलान करने वाला है। तो यहाँ पर मिलान करने वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखें तो उससे किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो एस्परजिलस निगर क्या है, ये एक फंगस है, कवक है। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सिट्रिक एसिड बनाते हैं। एसिटोबैक्टर, देखिए नाम से स्पष्ट है, बैक्टर मीन्स बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एसिटिक एसिड। ये भी क्या है? ये भी बैक्टीरिया है। ये क्या बनाते हैं? ब्यूटाइरिक एसिड बनाते हैं। लैक्टोबैसिलस क्या है? ये भी बैक्टीरिया है। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं लैक्टिक एसिड। और ये क्या है? तो ये एक फंगस है, कवक है। ये बनाते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। और ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है। किसी पेशेंट में, किसी रोगी में अगर किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। इसलिए साइक्लोस्पोरिन ए उस पेशेंट को दिया जाता है, उसके इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देता है, उसके काम करने के जो लेवल है उसको कम कर देता है। इसलिए साइक्लोस्पोरिन ए को इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के मॉडल सेट 5 के डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर्स हम लोग डिस्कस कर लिए हैं।